अस्सलामुअलैकुम माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यही 1 मंथ है आपकी मेहनत का और आप फर्स्ट टाइम में ही एमडी-कैट क्रैक कर सकते हैं अगर आप फुल 100% अपना दें। उसमें आपके लिए सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप तैयारी करें। टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, वो आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो होपफुली ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकेंगे एमडी-कैट। मोर ओवर न्यूज़ ये भी है कि 475 सीट्स मजीद इंक्रीज भी हो चुकी हैं, 2 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो इट्स अ गुड चांस। अब आपके पास बहुत अच्छे चांस हैं कि अगर आप एमडी-कैट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो होपफुली यू विल गेट एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने ट्रांसपोर्ट करनी है जिसमें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे आज। और हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस कंटेंट है, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम हार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हार्ट को। फिर हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स को, ठीक है। और बेसिकली कलेक्टिवली ये जो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं, इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो डिटेल में हम देखेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मोर ओवर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ही वो टाइप है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है और इम्यूनिटी है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हम डिटेल में हार्ट एंड ब्लड वेसल को देखेंगे। हमारा जो सिलेबस है उसके कंटेंट्स ये हैं कि हमने हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी करना है। लेकिन आज जो हम करेंगे वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स करेंगे और बाकी इम्यूनिटी जो है और लिम्फेटिक सिस्टम हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बेसिकली लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। बच्चे देखिए, हमारी बॉडी में ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अब बेसिकली देखिए, हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज की फॉर्म में पैक्ड हैं। दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। तो हर सेल को अपने सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीजें चाहिए जो हर सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स का कांटेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट के साथ। तो बेसिकली हमारे अंदर ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो तमाम सब्सटेंसेस को हर सेल तक पहुंचाता है। तो जब आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे अंदर ना 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ये एमसीक्यू भी आता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने हमारी बॉडी में मौजूद है। तो 2, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का काम ही ये है कि बॉडी के हर सेल तक तमाम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो भी लाइफ की हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं सेल्स को अपने सर्वाइवल के लिए, वो पहुंचाना। जैसा कि आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो आप उसमें भी देखते हो कि जो भी हम खा रहे होते हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके ब्लड में। फिर ब्लड क्योंकि सर्कुलेशन में है तो वो तमाम सेल तक तमाम फूड सब्सटेंसेस को पहुंचा देता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो कहाँ शामिल हो जाती है, आपके ब्लड में, और ब्लड उसे तमाम सेल्स तक पहुंचा देता है। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पहले, जिसमें हमने देखना है हार्ट। हार्ट पढ़ने से पहले यू शुड हैव वेरी क्लियर आइडिया कि हमारे अंदर जो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड है ना, जिसके अंदर सारे सब्सटेंसेस होते हैं और एक्सचेंज होते हैं सेल्स के साथ, वो है ब्लड।
और हमारा जो ब्लड है ना, दैट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट विद इन ब्लड वेसल्स। तो हम इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसमें बॉडी फ्लूइड कन्फाइंड हो वेसल्स तक, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है बॉडी सेल्स के साथ। लेकिन इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कन्फाइंड होता है ब्लड वेसल्स तक। जो भी चीज ब्लड से बॉडी सेल्स में जानी है और बॉडी सेल से ब्लड में आनी है, उसका एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सबसे पहले अगर हम हार्ट को देखें तो सिंपली हार्ट क्या है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, जिसका काम है बॉडी में ब्लड को पंप करना। सिंपली बच्चे अगर आप देखें, ये पंप ना हो तो ब्लड का मुसलसल सर्कुलेशन में रहना बहुत मुश्किल है। इस वजह से कि ब्लड मुसलसल सर्कुलेशन में रहे, एक पंप के तौर पर हार्ट हमारी बॉडी में मौजूद है, जो क्या करता है, रिदमिकली ब्लड को कलेक्ट करके बार बार बॉडी में पंप करता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन में रहे। क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा तभी वो सारे सेल्स तक तमाम न्यूट्रिएंट्स को और सब्सटेंसेस को पहुंचा सकता है। और जरूरी है कि कोई पंप हो जो बार बार उसको बॉडी में पंप करे ताकि वो सर्कुलेशन में रहे। तो वो काम कौन करता है, हार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो वी शुड नो वेयर हार्ट इज लोकेटेड। तो जब हम हार्ट की लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट टू द स्टर्नम। ये स्लाइटली लेफ्ट टू स्टर्नम लोकेटेड है। कहां पर, इन थोरेसिक कैविटी। हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर हार्ट लोकेटेड है स्लाइटली लेफ्ट टू द स्टर्नम। ठीक है, आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर स्लाइटली लेफ्ट टू द स्टर्नम क्या लोकेटेड है, हार्ट। ठीक है, फिर अगर आप देखिए दैट हाउ इट इज प्रोटेक्टेड, वी शुड नो दैट हाउ योर हार्ट इज प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले तो रिब केज है थोरेसिक कैविटी में विच प्रोटेक्ट्स योर हार्ट। ठीक है, हार्ट के फ्रंट के ऊपर जो होता है वो बेसिकली रिब केज होता है। अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें दैट हाउ इट इज प्रोटेक्टेड, तो इसमें एक रिब केज है जो फ्रंट से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पीछे इसके वर्टिब्रल कॉलम होता है। मोर ओवर हार्ट को अगर आप देखें तो दैट इज लोकेटेड इन अ डबल मेम्ब्रेनुअस सैक। ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेनुअस सैक होता है जिसके अंदर हार्ट लोकेटेड है, और हम उस डबल मेम्ब्रेनुअस सैक को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। वो कहलाता है पेरिकार्डियम। ये डबल मेम्ब्रेनुअस सैक है जिसमें हार्ट लोकेटेड है। अब अगर आप देखें कि जो पेरिकार्डियम है वो क्या है, तो डबल मेम्ब्रेनुअस सैक, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो इनइलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यूज के ऊपर मुश्तमिल है। जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम की वो इनइलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यूज पर मुश्तमिल है। इनका क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करते हैं ओवर एक्सटेंशन ऑफ हार्ट को जब ब्लड उसके अंदर एंटर होता है। ओवर एक्सटेंशन ऑफ हार्ट, ये जो आउटर लेयर होती है ये इनइलास्टिक है और ओवर एक्सटेंशन से हार्ट को बचाती है सिंपली। ठीक है, फिर आते हैं, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनुअस सैक है, पहले ही बात की, फिर आती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो होती है डबल। इनर मेम्ब्रेन डबल होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ये जो इनर डबल मेम्ब्रेन है उसमें ये इनर वाली लाइनिंग जो होती है उसको हम कहते हैं विसरल लेयर, और दिस वन इज नोन एज पेराइटल लेयर। इसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है, विसरल लेयर जो बिल्कुल हार्ट की आउटर मोस्ट लाइनिंग है समझे, यानी हार्ट की जो आउटर वॉल है ना वो बेसिकली विसरल लेयर ही होती है, और फिर उसके बाहर क्या होती है, पेराइटल लेयर। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, डबल मेम्ब्रेनुअस सैक है पेरिकार्डियम जिसमें हार्ट लोकेटेड है, उसकी आउटर लेयर जो है उसकी ओवर एक्सटेंशन से प्रिवेंट करती है हार्ट को, इनइलास्टिक टिश्यूज पर मुश्तमिल है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल होती है जिसमें विसरल है ये वाली और ये वाली क्या है, पेराइटल। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान में एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी,
और जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड को सीरस फ्लूइड भी कहा जाता है। तो ये सिंपली दिस इज द वे हाउ हार्ट इज प्रोटेक्टेड। ये तो बात हो गई अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ आवर हार्ट। अब आप देखिए कि सिंपली प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। आपने ना एक बहुत प्रॉपर वे में चीजों को समझना होता है। हमने बात की कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन, हमने उसकी लोकेशन की बात की, फिर हमने बात की उसकी प्रोटेक्शन की। नाउ हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स की। जब आप हार्ट वॉल्स की बात करते हैं कि जो हार्ट की वॉल है वो किस पर मुश्तमिल है, तो हार्ट वॉल्स जो होती हैं उनमें 3 लेयर्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, एक एपिकार्डियम है, दूसरी मायोकार्डियम है, और थर्ड वन जो है दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम। 3 लेयर्स हैं। ठीक है, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है, मिडल वन मायोकार्डियम है, और इनर मोस्ट जो है दैट इज एंडोकार्डियम। ठीक हो गया, ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी वॉल की। आउटर लेयर जो है दैट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मिडल लेयर जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थिकेस्ट वन। ये थिकेस्ट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स। फर्क सिर्फ इतना है, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं इनके सेल्स में। इनर मोस्ट जो है दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियल सेल्स की एक लाइनिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप लेट्स डिस्कस चेंबर्स ऑफ हार्ट। जब हम बात करते हैं चेंबर्स ऑफ हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट जो है, चेंबर्स ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है दैट हैज 4 चेंबर्स। 4 चेंबर्स हैं और वो कंप्लीटली पार्टीशनड है, यानी चारों के चारों चेंबर्स के दरमियान में पार्टीशंस मौजूद हैं जो ब्लड को सेपरेट करती हैं। कंप्लीटली पार्टीशनड है, 4 चेंबर्स हैं, बिल्कुल चारों अलहदा हैं। यहां पर क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन होती है ह्यूमन हार्ट के अंदर, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसकी कंप्लीट सेपरेशन होती है, मिक्स नहीं होते वो बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर आप ह्यूमन हार्ट की बात डिस्कस करें तो सिंपली जो ह्यूमन हार्ट है, ये हमने बात की कि ये स्ट्रक्चर है उसकी वॉल्स का, और कंप्लीटली सेपरेट रखा जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। 4 चेंबर्स की बात की जिसमें 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया हैं, 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया मौजूद है, और इसी तरह 2 जो हैं वो लोअर थिक वॉल्ड क्या मौजूद हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया, ये बेसिकली 4 चेंबर्स हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर। एक तो मौजूद होते हैं हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, एक होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक इसके अंदर मौजूद होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान का सेप्टम होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, और इसी तरह इंटर एट्रियल सेप्टम मौजूद होता है बोथ एट्रिया के दरमियान में। ठीक है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, और इनको एक दूसरे से सेपरेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होते हैं वॉल्व्स। जब आप वॉल्व्स की बात करते हैं तो एक तो यहाँ पर मौजूद होंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होंगे, और एक होंगे यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्व्स। अगर आप हार्ट के वॉल्व्स की बात करें जो ब्लड की डायरेक्शन को और फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक बायकस्पिड जो कि लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और एक ट्राइकस्पिड जो ट्राइकस्पिड है वो कहां पर मौजूद है, राइट साइड पर। हम देखते भी हैं सेमील्यूनर वॉल्व जो होते हैं
एक तो होते हैं पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर, पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, और एक होते हैं एओर्टा की बेस पर, ठीक है, एओर्टा की बेस पर। तो ये वॉल्व्स भी हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। चेम्बर्स की बात कर ली कि 4 हैं, फिर सेप्टम्स की बात कर ली कि सेप्टम्स 2 हैं, फिर वॉल्व्स की बात कर ली कि वॉल्व्स 4 हैं। नाउ अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कितना इजी ये टॉपिक है कि अगर आप ये लेक्चर भी सुन लेते हैं तो आप इजीली उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको यहीं से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, हम इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं कि हार्ट की क्या एनाटमी है और उसकी किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है। तो ये बहुत इजी सा लगेगा आपको। चलें जी, यहाँ पर हम एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जी हार्ट की। ये कॉन शेप्ड होता है क्योंकि ये आ गया हमारे पास हमारा हार्ट। यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये आ गए हमारे वॉल्व्स ताकि हम इजीली इसको देख सकें। ये जी, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पर आ गए फिर वॉल्व्स। बहुत इजी, आप खुद देखेंगे कि ये तो हमें सारा सुनने से ही अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये आ गए हमारे पास हार्ट का एक रफ सा हमने स्ट्रक्चर देख लिया ताकि हम हार्ट को समझ सकें। तो हार्ट जो होता है ना बेसिकली दैट इज कॉनिकल इन शेप। ये भी एमसीक्यूज आते हैं कुछ, कॉनिकल शेप है इसकी, ठीक है। फिर 30 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली इसका वेट होता है, इसका साइज फिस्ट के इक्वल होता है, इक्वल टू फिस्ट। एक पर्सन की जो मुट्ठी बंद करें तो उसके बराबर तकरीबन इसका साइज होता है। अब अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी बात कि दिस वन इज राइट एट्रियम और ये वाला क्या है, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज राइट वेंट्रिकल और ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और इसको हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इसको बिशप वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसी के नाम है। और मिट्रल वॉल्व वाला एमसीक्यू आ चुका है कि बायकस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। फिर यहां पर ये तो आ गए हार्ट के चेम्बर्स। अब समझने वाली बात ये है, क्या होता है कि सिंपली ना बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है कहां पर, हार्ट के राइट एट्रियम में। और कौन लेकर आता है, अगर हम देखें तो राइट एट्रियम में कौन लेकर आता है, एक तो सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर रीजन से हेड शोल्डर आर्म से सारा ब्लड कलेक्ट करके लेकर आती है हार्ट के राइट एट्रियम की तरफ। और इसी तरह यहां से होती है एक इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से, ट्रंक से, लिम्फ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके लेके आती है राइट एट्रियम में, ठीक है। ब्लड सारा डीऑक्सीजनेटेड कहां पर इकट्ठा हो गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन वॉल्व्स के जरिए ब्लड कहां पर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एंटर होता है पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो एक्चुअली में क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि राइट और लेफ्ट लंग्स तक लेकर जाती हैं बेसिकली ब्लड को फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। अब ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसकी बेस पर आप देखिए, इसकी जो बेस है यहाँ पर एक वॉल्व मौजूद है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है। अब आफ्टर ऑक्सीजनेशन जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो फिर उसको पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं वापस हार्ट की तरफ। पल्मोनरी वेन है वो इसको कहां पर लेकर आएगी, अब लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल
और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां पर चला जाएगा, लार्जेस्ट आर्टरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। सिंपली ये एओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो एओर्टा की बेस पर भी आप देख सकते हैं यहां पर वॉल्व्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। ये लार्जेस्ट बेसिकली आर्टरी है एओर्टा, ये लार्जेस्ट आर्टरी है आपके बॉडी में, ठीक है। एक और बात जो याद रखने वाली है, पल्मोनरी आर्टरीज वाहिद वो आर्टरीज हैं विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज सारी आर्टरीज जो होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जो कैरी कर रही होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ। और इसी तरह जो पल्मोनरी वेन्स हैं, दे आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज इनके अलावा सारी जितनी भी वेन्स हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जो वो कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेकर आ रही होती हैं। तो ये बेसिकली ना हमारे पास ये हार्ट है। अब देखिए इसी के साथ ना आपने इसकी ब्लड सर्कुलेशन को समझना है, हमने की बनानी है ताकि आपको कुछ भी वो एमसीक्यू दें तो आप उसको इजीली कर सकें। और ये इतना इजी टॉपिक है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको इजी सा टॉपिक है तो इसको इजी रखे, थोड़ा सा इसको हम ना, मैं ये चाह रही हूँ कि हमारा इधर ही रहे क्योंकि इससे रेलेवेंट और भी हमने चीजें देखनी है। अब देखिए हम ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं थ्रू हार्ट। देखिए बच्चे, सिंपली हुआ ये कि आपकी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हुआ कहां पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो चला गया कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से बच्चे वो कहां पर चला गया, लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के बाद लंग्स से वापस वो आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो दाखिल हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचा दी गई और ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो सिंपली अगर हम देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए, ठीक है, हमने ये बात मेंशन कर दी। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है, वॉल्व के जरिए, जिसको हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम दिया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पहले पल्मोनरी ट्रंक बनता है बड़ा, जिससे निकल रही होती हैं आर्टरीज, दो राइट और दो लेफ्ट, लंग्स के पास गया। फिर पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड को वापस लेकर आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो कहां पर चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में चला गया। ये ब्लड सर्कुलेशन हुई। अब यहां पर आप देख सकते हैं दैट हार्ट इज एक्टिंग एज ए डबल पंप। यहां पर हार्ट डबल पंप का काम कर रहा है और हमारे अंदर डबल सर्किट सर्कुलेशन है, डबल सर्किट सर्कुलेशन है। और हार्ट यहां पर जो है दैट इज एक्टिंग एज ए डबल पंप। हमारा हार्ट डबल पंप है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब है, हमारे हार्ट में दो सर्कुलेशंस एक टाइम चल रही हैं। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है बेसिकली सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट के थ्रू दो तरह की सर्कुलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, एक पल्मोनरी और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये बेसिकली सर्कुलेशन है ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स के दरमियान में जो सर्कुलेशन होती है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। और इसी तरह जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या होता है कि आपका हार्ट ब्लड भेजता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। जो ब्लड है उसका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना और फिर लंग्स के पास जाना फॉर ऑक्सीजनेशन और लंग्स से वापस आ जाना, ये सर्कुलेशन क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गई। अगर हम इसको और इजीली, एक मिनट, ये अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखें बच्चे,
तो सिंपली जो ब्लड है उसका जो है वो लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन जाना और फिर वापस आ जाना लंग्स से, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गई। और फिर जब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है और बॉडी से दोबारा हार्ट में आता है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बेटे ब्लड का हार्ट से लंग्स के पास जाना फॉर ऑक्सीजनेशन और लंग्स से फिर वापस आ जाना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसी तरह ब्लड का बॉडी में जाना और बॉडी से वापस हार्ट में आ जाना, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो हार्ट डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है। मीनवाइल राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर रहा है बॉडी में। एक बार जो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर आप रेशियो देखें तो दैट इज 1:3, यानी थिकनेस की बात हो रही है। इस तरह से ये एमसीक्यू आया कि थिकनेस की रेशियो क्या है, तो 1:3 है, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 3 टाइम्स थिकर है राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में। रीजन क्या है? इट हैज टू पंप द ब्लड इनटू द होल बॉडी, इसने बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है पूरी, तो इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। जब आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हो तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ना पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड जा रहा होता है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है वो बॉडी में होती है, जहां पर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो हार्ट है ना वो ब्लड को भेजता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास क्या है? रीनल सर्कुलेशन। ठीक है, डोर्सल एओर्टा, एज डोर्सल एओर्टा डिसेंड्स डाउन, ठीक है, डोर्सल एओर्टा जैसे जैसे नीचे जाती है, नॉर्मली अगर आप देखें तो एओर्टा की वही बात के 3 ब्रांचेस हैं। एओर्टा लार्जेस्ट है, एक जा रही होती है हेड को, ये वाली 2 जो है वो शोल्डर्स और आर्म को चली जाती हैं। एक जो होती है ना दैट डिसेंड्स डाउन, वो नीचे की तरफ आती है, जिसको हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा, डोर्सल सरफेस से हार्ट की, डोर्सल साइड से। ये जो डोर्सल एओर्टा होती है ना, एज इट डिसेंड्स डाउन, तो इससे आर्टरीज निकलती हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो सप्लाई कर देती हैं तो वेन्स बाहर आ रही होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर इंफीरियर वेना केवा के साथ जुड़ती हैं ताकि हार्ट में ब्लड वापस भेजें। रीनल सर्कुलेशन में बच्चे, रीनल आर्टरी जो डोर्सल एओर्टा की ब्रांच है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है किसके पास? टू दी किडनी। किडनी में जाके इट डिवाइड्स इनटू आर्टीरियोल्स, जिनको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल्स। फिर जो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वो भी आपके पास क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में, जो कि कैपिलरी नेटवर्क है, आपने बहुत डिटेल में देखा। फिर इफेरेंट आर्टीरियोल्स बनाता है ग्लोमेरुलस। इफेरेंट आर्टीरियोल्स 2 कैपिलरी नेटवर्क्स बनाते हैं अगेन, एक वाजा रेक्टा और एक पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, ये तो डिटेल में आपने होम्योस्टेसिस में पढ़ा है, तो इसलिए हम इसको जरा जल्दी यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ये कैपिलरीज अगेन ज्वाइन करके रीनल वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स क्या बनाती हैं? रीनल वेन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है वापस किडनी से और एंटर हो जाती है इंफीरियर वेना केवा में। तो ये हो गई किडनी के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। फिर हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक हमारे पास होती है कोरोनरी सर्कुलेशन। जब आप कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू हार्ट। इसमें ही होता है कि एट द बेस ऑफ एओर्टा, जो बेस ऑफ एओर्टा होती है ना, वहां से निकल रही होती हैं 2 आर्टरीज, एक राइट और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज निकल रही होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा। जो एओर्टा की बेस होती है उससे 2 आर्टरी निकलती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं टू हार्ट सेल्स। जो हार्ट की वॉल्स हैं उनके सेल्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ये क्या हो जाती हैं? ये आर्टरीज ब्रेकअप हो जाती हैं आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स कैपिलरीज में,
और कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट के सारे वॉल के सेल्स को, क्योंकि वो तो होलो चेम्बर है अंदर से, लेकिन इटसेल्फ वो भी तो सेलुलर है, उसको भी तो सब चाहिए। फिर ये होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैपिलरीज थी वो, ये अभी हमने यहाँ पर किया था कि वो आर्टीरियोल्स में डिवाइड होती हैं। ये ना हो जाता है खुद ब खुद ही, पता नहीं क्यों। ठीक है, ओ आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो गई, आर्टीरियोल्स ने कैपिलरीज बनाई, फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया हार्ट के सेल्स को, फिर दे कंबाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, वेन्यूल्स बनाती हैं कोरोनरी वेन्स, और ये जो कोरोनरी वेन्स है ना, ये डायरेक्टली राइट एट्रियम में खुलती हैं, राइट एट्रियम में आके ओपन होती हैं थ्रू कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस होता है जिसमें ये ड्रेन होती हैं दोनों की दोनों वेन्स, और डायरेक्टली राइट एट्रियम में आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करती हैं। ये सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा के साथ ज्वाइन नहीं करती, डायरेक्टली राइट एट्रियम में एक साइनस, एक कैविटी के थ्रू ये ओपन होती हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है टू हार्ट। ठीक है, फिर आती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक हमारे पास चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट है, और वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उसमें ही होता है सिंपली डॉर्सल एओर्टा से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, तो हिपैटिक आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लीवर को, फिर स्प्लीनिक आर्टरी होती है जो कि स्टमक को सप्लाई करती है, स्प्लीन को सप्लाई करती है, स्प्लीनिक आर्टरी। फिर होती है मिजेंट्रिक आर्टरी जो इंटेस्टाइन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ये सारी ना डॉर्सल एओर्टा की ब्रांचेस होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, लीवर को, स्टमक को, और इसी तरह इंटेस्टाइन को। अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती हैं, तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है, तो ये जो मिजेंट्रिक और स्प्लीनिक वेन्स होती हैं ना, ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन नहीं करती, बल्कि ये एक वेन बनाती है मिलके, जिसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये सारी आपके जीआईटी से, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो वेन्स आ रही होती हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन से और स्टमक से, वो एंटर नहीं होती इंफीरियर वेना केवा में। जैसे ये रीनल जो वेन है वो इंफीरियर वेना केवा में एंटर हो जाती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक बड़ी वेन बनाती है हिपैटिक पोर्टल वेन। वो हिपैटिक पोर्टल वेन बच्चे कहां पर एंटर हो जाती है, दैट एंटर्स इनटू द लीवर। पहले लीवर में जाती है। अब लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि आपने जो भी खाया है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है आपके गट में, इंटेस्टाइन में जो बेसिकली ब्लड है दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आपने जो खाया है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है, हो सकता है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो आपने खा लिया हो, या कोई भी ऐसी चीज। लीवर पहले उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर उसके बाद प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के अंदर जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, अमोनिया। लीवर उसको किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में। फिर उसको रिमूवल के लिए किसके पास भेज देता है, किडनीज के पास। तो हर लिहाज से वो ब्लड को आप समझे फिल्टर कर लेता है। फिर हिपैटिक पोर्टल वेन से दोबारा अब क्या बनती है, हिपैटिक वेन। वो किस में एंटर होती है, इंफीरियर वेना केवा में, ताकि ब्लड को लेके जाया जा सके हार्ट के पास, क्योंकि वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया। तो ये हिपैटिक पोर्टल क्या होता है आपके पास, सर्कुलेशन के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिजेंट्रिक या आपकी गट वाली आ रहा होता है ना आर्टरी से, वेन से, वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन नहीं करता, पहले लीवर में जाता है। तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी आ गया। फिर इसी तरह बच्चे सिंपली क्या होता है कि आपकी गोनेडल डोर्सल एओर्टा से जो होता है वो गोनेडल आर्टरीज निकल रही होती हैं। ठीक है, जो गोनेडल आर्टरीज होती हैं या गोनेडल सर्कुलेशन को देखें तो सिंपली यही कि डोर्सल एओर्टा से क्या निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, गोनेडल आर्टरीज, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं गोनेड्स को, और आफ्टर दैट वेन्स होती हैं जो कि एंटर हो जाती हैं इंफीरियर वेना केवा में। अब जैसे ही ब्लड पहुंचता है ना लिम्स रीजन पे, हाइंड लिम्स के पास, तो ये जो डोर्सल एओर्टा है ना, ये बाइफरकेट हो जाती है, इस तरह डिवाइड हो जाती है टू इलियक आर्टरीज में। इलियक आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं आपके हाइंड लिम्स को।
ठीक है, ये हाइंड लिम्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो ये सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ये तो हो गई सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। अब जो हार्ट की ये जो है ना हार्ट, ये बड़ा ही एक अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। बच्चे देखें, सबसे पहली बात तो ये, हार्ट एक सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइस है। हार्ट आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। हार्ट रेट ब्रेन के कंट्रोल में है, वो हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकता है, लेकिन हार्ट इनिशिएट करता है जब कॉन्ट्रैक्शन, तो वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। हार्ट के पास अपनी एक डिवाइस होती है जो कि जनरेट करती है इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिससे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं बॉडी में। ठीक है, अब क्या होता है, एक ना नोड होता है जिसको हम कहते हैं SA नोड, या फिर इसका नाम है पेस मेकर, और इसी को क्या कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड। ये कहां पर मौजूद होता है, तो ये बेसिकली मौजूद होता है बेसिकली एट द टॉप ऑफ राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है ना, उसकी टॉप पर बिल्कुल मौजूद होता है साइनोएट्रियल नोड। ये साइनस विनोसस से एंटर हो रहा होता है। अच्छा, आप ये देखिए कि ये बेसिकली इंपल्सिव जनरेट करता है। ये जो साइनोएट्रियल नोड है ना, इट इज कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं दे ट्रेवल अलोंग बोथ एट्रिया। जैसे एट्रिया में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी इंपल्स उनमें ट्रेवल करता है, और एट्रियल डीपोलराइजेशन जो होती है दैट लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर उससे यही होता है कि दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली। फिर बच्चे क्या होता है कि मैसेज जो है, इंपल्स जो है, वो जाता है AV नोड के पास। When it travels to both atria, वहां से ये जाता है AV नोड के पास। AV नोड क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। कहां पर लोकेटेड है, तो ये एट द बेस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम मौजूद है। ये इंटर एट्रियल सेप्टम की बेस पर मौजूद होता है। जो दोनों एट्रिया है ना, उनकी बिल्कुल बेस पर मौजूद होता है AV नोड, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम के जो है वो ये पास मौजूद होता है। इस तरह हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं रफली कि किधर ये होता है। ये इधर, अगर हम इसको देखें तो ये किधर मौजूद होता है, रफ सा आइडिया। बेटे देखिए, यहाँ पर तो समझे मौजूद है जो है आपका SA नोड। ठीक है, तो ये वाले जो एट्रिया होते हैं ना, यहाँ पर समझें कि ये नीचे वेंट्रिकल है। इधर इंटर एट्रियल सेप्टम के पास क्या होता है, AV नोड। यहाँ पर AV नोड होता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने नोट कर लेनी है, इस वाले एरिया को हम हार्ट की क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट की एपेक्स। मोर ओवर जो लेफ्ट लंग होता है ना आपका, वो स्लाइटली क्या होता है, शॉर्टर होता है, और यहाँ पर उसके एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। इट प्रोवाइड्स रूम फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हार्ट। लंग्स के अंदर कार्डियक नोच होती है। खैर, ये हो गया आपका SA नोड, और यहां पर ये क्या हो गया, AV नोड। AV नोड आप देख सकते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम की बेस पर है तकरीबन। यहां से जो मैसेज है ना, दैट ट्रेवल्स टू बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस नर्व फाइबर्स हैं। बंडल ऑफ हिस से जो है ना मैसेज जो है वो जाता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांचेस में। ये भी फाइबर्स होते हैं जो कंडक्ट कर रहे होते हैं इंपल्स, और इनकी आगे से एक्सटेंशन होती हैं परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स फैले होते हैं पूरा। यहां पर देखिए, ये आ गया बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहां पर लोकेटेड है, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में, टॉप पर, बोथ वेंट्रिकल्स के दरमियान में टॉप पर ये बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, यहां से दो ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर ब्रांच, और आगे से यहां पर क्या निकल रही है, परकिंजी फाइबर्स।
परकिंजी फाइबर जो है दे मेक बोथ वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रेवल करवाते हैं इम्पल्स को टू बोथ वेंट्रिकल्स और कॉज करते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जैसे ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है तो इट लीड्स टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पुश करते हैं, पंप करते हैं बॉडी में। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट की है बच्चे, इतना आसान है, बस इसको याद रख लें। ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट किया, दोनों एट्रिया में वो ट्रेवल किया, ठीक है, फिर एवी नोड पे गया। एवी नोड क्या करता है, स्पार्क्स इट, प्रोपगेट इट, इसको और स्पार्क देता है, इसको प्रोपगेट करता है। ठीक है, फिर बंडल ऑफ फेस, वहां से राइट और लेफ्ट ब्रांचेस, ये किस चीज की ब्रांचेस हैं, फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स की, और फिर परकिंजी फाइबर्स की, और फिर उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैकेनिज्म है हार्ट के डिफरेंट चेंबर्स की कॉन्ट्रैक्शन का। अब हार्ट के चेंबर्स की कॉन्ट्रैक्शन बड़ी रिदमिक होती है, ठीक है, और हम उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट बड़ा रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसके चेंबर्स की रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट बीट। इसके अंदर ना 3 फेजेस होती हैं। नंबर 1 डायास्टोल फेज। बच्चे डायास्टोल फेज के दौरान क्या होता है, बोथ एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड एंड ऑल चेंबर्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ऑल चेंबर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सबके सब रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, बोथ एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड, दोनों एट्रिया भरे हुए हैं ब्लड से। ठीक है, दोनों एट्रिया ब्लड से भरे हुए हैं। अब होता क्या है कि सिंपली जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम है, एट्रिया के अंदर ज्यादा है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बाइकस्पिड प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वॉल्व्स हैं आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, वो खुलेंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में एंटर हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। इस फेज के दौरान दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो बाय और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, जो ब्लड है वो एंटर हो जाता है, ब्लड एंटर्स वेंट्रिकल्स, वो वेंट्रिकल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। ये एट्रियल सिस्टोल के दौरान होता है। अब इसमें ना यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इनकी एक्सटेंशन होती हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की एक्सटेंशन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल। ये देखिए इस तरह, ये क्या कहलाते हैं, पेपिलरी मसल्स। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं ना, वो इन पेपिलरी मसल्स के साथ जुड़े होते हैं कॉर्ड्स के थ्रू। यहां से ना इनसे ऐसे रस्सियां सी निकल रही होती हैं इस तरह। ये जो कॉर्ड्स होती हैं ना, इनके जरिए ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है ना, ये इन पेपिलरी मसल्स के साथ जुड़े होते हैं, जिससे इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग फैसिलिटेट होती है। ठीक है, यानी अगर आप देखें, इनको हम बोलते हैं कॉर्डाई टेंडिनाई, कॉर्डाई टेंडिनाई या हार्ट स्ट्रिंग्स, दिल की तारें। ठीक हो गया। तो सिंपली आपके पास क्या हुआ कि ओपन हुए, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। फिर उसके बाद जो आती है थर्ड स्टेज, वो आती है वेंट्रिकुलर डायास्टोल। फिर आता है वेंट्रिकुलर डायास्टोल। जब आप वेंट्रिकुलर डायास्टोल की बात करते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब बच्चे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपने यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व थे ना, वो हो जाते हैं कस्पिड वॉल्व्स क्लोज।
वो क्लोज हो जाते हैं। मीनवाइल सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन, सेमील्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और ब्लड कहां पर चला जाता है, ब्लड एंटर्स इनटू, ब्लड जो है वो राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से एंटर हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक है, और इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एंटर हो जाता है एओर्टा में। फिर होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब एक बात, जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं ना, तो एक लब साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स है ना, ये भी बंद हो जाते हैं। आपने याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या बंद किए थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं और साउंड क्या सुनाई देता है, डब। एक आला है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, उसकी मदद से आप ये लब डब साउंड सुन सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट बीट को, फील कर सकते हैं हार्ट बीट को। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें बहुत सिस्टमिक वे में इजी सी हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं, आपका चैप्टर तैयार होना है लेक्चर सुनने से ही। अच्छा, उसके बाद ये देखिए एक चीज होती है ईसीजी। ईसीजी हम कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ मशीन। ठीक है, इसको बेसिकली यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एरिथमियाज इन हार्ट, यानी हम इसको देखते हैं हार्ट की रिदमिसिटी को मालूम करने के लिए कि हार्ट का रिदम ठीक है, वो सही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, उसके चेंबर सही काम कर रहे हैं, बॉडी में सही ब्लड भेज रहा है। और अगर कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम फौरन से ईसीजी से एरिथमिया को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एरिथमिया डिटेक्ट हो सकता है ईसीजी से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे कि ईसीजी को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो चीज हमें दिखाई देती है PQRST, इसमें एक P वेव होती है, एक QRS वेव होती है, और एक हमारे पास इसमें आती है T वेव। ठीक है, PQRST वेव होती है। ये जो P वेव होती है ये रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। इसमें एट्रिया डीपोलराइज होते हैं और फिर एट्रिया दोनों क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह ये जो QRS वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मेनली इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, कि वेंट्रिकुलर्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। और इसके अंदर हिडन होती है एट्रियल रीपोलराइजेशन। एट्रियल रीपोलराइजेशन इसमें हिडन होती है, तो एमसीक्यू अगर आए तो क्यूआरएस वेव में एट्रियल रीपोलराइजेशन होती है, लेकिन मेनली क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इकट्ठे हो तो वी वुड चूज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, कि वो भी रीपोलराइज हो गए। तो अगर तो हमें यही पैटर्न रिपीटेडली देखने को मिल रहा है तो इट मींस के हार्ट की रिदमिसिटी ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी खराबी है तो इट मींस के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक आर्टिफिशियल पेसमेकर का। आर्टिफिशियल पेसमेकर, अगर हार्ट एरिथमिया शो कर रहा है, इट मींस के इंपल्सेस ठीक तरीके से जनरेट नहीं हो रहे, तो हम क्या यूज करते हैं, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये एक छोटी सी बैटरी है जो हम प्लेस कर देते हैं एवी नोड की जगह। जो एवी नोड है ना, वहां पर हम आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट कर देते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर वही काम करता है जो नेचुरल पेसमेकर का है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हमने देखा हार्ट की एक्साइटेशन, कार्डियक साइकिल। एक और बात भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे एमसीक्यू आता तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए
0.3 सेकेंड में डायस्टोल फेज होती है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है दैट इज फॉर 0.1 सेकेंड, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है दैट इज फॉर 0.4 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो तकरीबन आप कहते हैं कि 0.8 सेकेंड का हमारा कार्डियक साइकिल होता है टोटल। सॉरी, 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल होता है हमारा, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें 0.15 सेकेंड का डिले रखा जाता है ताकि ब्लड फुली एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल में आए, फिर बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। बेटे नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, ये हार्ट के बारे में हमने सारी चीजें देख ली कि क्या क्या है। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो एक याद रखिएगा, दैट इज ब्लू बेबीज। ब्लू बेबीज में क्या होता है, नॉर्मली हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ना जो राइट और लेफ्ट एट्रिया होते हैं उनके दरमियान में एक होल होता है जिसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल फोरामेन होल होता है, या एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। एक डक्ट होती है और एक होल होता है, ये बाद में बंद हो जाते हैं जब हमारी हार्ट की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। बट इफ इट फेल्स टू क्लोज, ये बंद ना हो पाए, और ये जो डक्ट है इट फेल्स टू कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्ट ना हो पाए तो सुराख रह जाता है दिल में, विच कॉजेज सायानोसिस। सायानोसिस हम किसको कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को हम सायानोसिस कहते हैं, ठीक है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो मिक्स्ड होता है, तो जो मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो उनका स्किन कलर क्या अपीयर होता है, ब्लू। इनको हम कहते हैं ब्लू बेबीज। तो मेरा ख्याल है हमने हार्ट को हर एस्पेक्ट से पढ़ा, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके रेलेवेंट एक एक बात, हर चीज, उसकी लोकेशन, उसकी प्रोटेक्शन, उसके वॉल्व्स, उसके चेम्बर्स, उसके वॉल्व्स, ठीक है। फिर हमने सर्कुलेशन भी देखी, पल्मोनरी भी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी देखी। फिर हमने कार्डियक साइकिल देखा, हार्ट की एक्साइटेशन का मैकेनिज्म देखा। ये सारी चीजें बेटा बुक सेंटर्ड है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना, जो हमारा पेपर बनना होता है वो हमारी बुक्स में से बनता है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो हमारी बुक से बिलोंग करता है। तो हमारा जो कंटेंट होता है ना वो बुक रेलेवेंट होना चाहिए कि जो आपकी यूएचएस की या जो आपकी पीएमडीसी की है उसके ऊपर पूरा उतरे। बुक काफी चीजें लेटेस्ट अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बुक में मेंशन है लेकिन वो लेटेस्ट रिसर्च के साथ जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन हम एक बुक के फ्रेम में रहते हैं। अब बच्चे देखिए, इस ये लेक्चर अगर आप देखते हैं तो दैट इज इनफ फॉर एनी बोर्ड के आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना टोटली। हार्ट बीट से रेलेवेंट बेटे एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। अगर नॉर्मल आपका जो हार्ट बीट रेट है ना, जब हम देखें नॉर्मल हमारा हार्ट रेट जो है दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, बट इफ इट इज, अगर ये मोर देन 100 जा रहा है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट जा रहा है तो टैकीकार्डिया, और अगर लेस देन 40 बीट्स पर मिनट जा रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। एरिथमिया, ये एरिथमिया कि हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, ये निशानी होती है एरिथमिया की, ठीक है। तो ये अबाउट हार्ट हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, वैसे हर चीज ही कवर कर ली है। नेक्स्ट बच्चे जी हमारी बात हो जाती है ब्लड वेसल्स पे, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर जो है वो सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। एक और बात, कार्डियोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड सारी चीजों को स्टडी करते हैं। सारी डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंदर ही देख रहे होते हैं, कार्डियोलॉजी के अंदर। अब आ जाते हैं हम ब्लड वेसल्स पर। जब आप ब्लड वेसल्स की बात करते हो तो सिंपली जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर ना 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं।
तीन टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। एक होती हैं हमारे अंदर आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स, और एक होती हैं ब्लड की कैपिलरीज। ये होती हैं तीन। ठीक है, उससे पहले ना आपने एक चीज जरा याद रखनी है। एक चीज होती है स्ट्रोक वॉल्यूम और एक चीज होती है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है पर बीट, एक कार्डियक साइकिल में लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है इन बॉडी, पर बीट जो ब्लड पंप करता है इन बॉडी, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट। यानी एक मिनट में अगर हम देखते हैं कि 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम जितना भी है, यानी एक बीट में जितना वो ब्लड पंप कर रहा है उसको 72 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या निकल आएगा? कार्डियक आउटपुट, कि वो एक मिनट में कितना कर रहा है। ठीक है, फिर तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज, अगर आप देखें तो आर्टरीज क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इनका काम होता है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाना टू बॉडी, और इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वो हमने पहले भी देखा था। आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, नो वॉल्व्स एक्सेप्ट एओर्टा। एओर्टा की बेस पर वॉल्व होता है, वैसे इनमें नहीं होते वॉल्व। ये पल्सेटाइल होती हैं, इनकी पल्स फील होती है। ये डीप सिटेड होती हैं। ये डीप सिटेड का मतलब है स्किन में बिलो, डीप इन द स्किन होती हैं, डीप सिटेड होती है, और इनका कलर नॉर्मली पिंक टू रेड होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हुआ इनमें। ठीक है, ये आर्टरीज हो गई। जब आप आर्टरीज की बात करते हैं तो सिंपली इनकी तीन लेयर्स होती हैं इनकी वॉल की। एक ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो आउटर लेयर है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं मेनली। एक होती है ट्यूनिका मीडिया जो कि इनके अंदर बहुत वेल डेवलप्ड होती है, और एक इनर मोस्ट होती है ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है दैट इज आउटर वन, ट्यूनिका मीडिया मिडल होती है। इसके अंदर क्या होता है? मीडिया के अंदर जो मिडल वन है, इनमें एक तो इलास्टिक टिश्यूज की लेयर होती है और एक स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, और ये इलास्टिक होती है जिसकी वजह से ये पल्सेटाइल है। जब ब्लड इनमें एंटर होता है तो ये डायलेट हो जाती है। ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट है और सिंपली एंडोथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये जो आर्टरीज होती हैं इनमें आपको बाकायदा तौर पर ब्लड प्रेशर फील भी होता है। यानी इनके अंदर अगर आप देखें तो आपको ब्लड प्रेशर फील होता है, इससे आप ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट भी करते हैं, मेजर भी करते हैं। वेन्स की अगर आप बात करें तो वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके आपके हार्ट के पास लेकर आती हैं। अगेन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लेके आ रही होती हैं उसको लंग्स से, जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में ये सारी चीजें देखी। फिर उसके बाद इनमें जो वॉल्व्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, इनमें वॉल्व्स मौजूद होते हैं क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना होता है। बैक फ्लो ऑफ ब्लड की प्रिवेंशन होती है, स्पेशली जैसे इंफीरियर वेना केवा है। जो अपर वाली वेन्स होती हैं उनमें नहीं होते वॉल्व्स, नीचे वालियों में वॉल्व्स होते हैं जो नीचे से कलेक्ट करके लेके आ रही होती हैं ब्लड को। ये सुपरफिशियल होती हैं, ये नॉट पल्सेटाइल, इनके अंदर पल्स फील नहीं होती। ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं? सुपरफिशियल होती हैं। सुपरफिशियल का मतलब है कि आप अपने हाथ देखते हैं ना तो जो आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही होती हैं वो वेन्स हैं, ये सुपरफिशियल हैं एंड दे आर ब्लूइश इन कलर। फिर उसके बाद इनकी भी सेम यही लेयर्स हैं, सेम टू सेम।
सिर्फ फर्क ये है कि जो ट्यूनिका मीडिया है ना, ट्यूनिका मीडिया जो है वो बेसिकली लेस इलास्टिक, वो थिन होती है और वो लेस इलास्टिक होती है। लेकिन इनकी खास बात अगर आप देखें ना, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है 60% ब्लड, 60% ब्लड किधर फ्लो करता है, वेन्स में होता है। वो वेन्स में होता है जिसके बाइस हम इनको कहते हैं कैपेसिटेंस ब्लड वेसल्स। ये कैपेसिटेंस ब्लड वेसल्स भी कहलाती हैं। ठीक हो गया, ये बातें हो गई जी, कंपैरिजन हम कर रहे हैं, बहुत आसान, यहीं से इसको याद करें सीधा सीधा, टाइम बच भी जाएगा आपका। एक मिनट, ये ना चीजें आ जाती हैं थोड़ा मुझे। अच्छा, कैपिलरीज की अगर आप बात करें बच्चा, तो ये चूज कर लेते हैं हम, इससे नजर क्लियर आता है। कैपिलरीज की अगर आप बात करें तो इनके अंदर ना बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा होता है ना, तो ये ऑक्सीजन जब चली जाती है इन कैपिलरीज से सेल्स में, तो यही डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इनके अंदर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, इनके अंदर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रेगुलेट करते हैं ब्लड की एंट्री और एग्जिट को कैपिलरीज में। ये सिर्फ 1 मिलीमीटर लॉन्ग तकरीबन होंगी, और अगर आप इनका साइज देखें तो ना दैट इज 7 to 9 माइक्रोमीटर्स। और इनके अंदर ये इतनी ज्यादा थिन होती हैं कि इनके अंदर जो ब्लड सेल्स है ना वो ऐसे सिंगल फाइल बना के गुजरते हैं। ब्लड सेल्स ने इनके अंदर सिंगल फाइल बनाई होती है, और इनकी एक सिंगल लेयर थिन वॉल होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कैपिलरी की वॉल बना रही होती है, तो ये बहुत ही बारीक होती है। इनके प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स इनके अंदर ब्लड के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वैजोमोशन भी कहते हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वैजोमोशन कहते हैं, ठीक है। एओर्टा, अगर फिर उसके बाद आप ये देखिए कि सिंपली ये वो जगह होती है, ये कहां पर होती है, सराउंड बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यूज को सराउंड कर रही होती हैं, सराउंड बॉडी टिश्यूज। ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है। बॉडी सेल्स और ब्लड के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। चीजें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिवली पैसिवली यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और यहाँ पर लीस्ट ब्लड प्रेशर होता है, कैपिलरीज के अंदर बिल्कुल लीस्ट ब्लड प्रेशर होता है, कोई ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है, लीस्ट, ठीक है, यहाँ पर लीस्ट ब्लड प्रेशर होता है। ठीक हो गया, ये एक टेबल भी हमने बना लिया इजी सा कि सारा एकदम मतलब एक ही बार में हो जाए। ये ऐसे करो तो पता नहीं क्या ही हो जाता है, ठीक है। होपफुली बच्चों की आपको समझ आ रही होगी। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपके लिए आसानी रहे और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, लेक्चर को इजीली समझ सकें, और आप लेक्चर सुनते ही ये सारी चीजें तैयार कर सके। थोड़ी फास्ट पेस भी इसीलिए रखी हुई है ताकि कम टाइम में ज्यादा आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये तो हो गया जी हमारा ब्लड वेसल्स वाला। अब एक टॉपिक जो हम लास्ट इसमें डिस्कस करेंगे दैट वुड बी ब्लड प्रेशर। हमें ना ब्लड प्रेशर भी डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि रेलेवेंट है। जब आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। एओर्टा जो है ना वो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है जो तकरीबन 23 मिलीमीटर इसकी वो है डायामीटर है। इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर। एओर्टा जो है वो ब्रेकअप होती है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज में इससे थोड़ा कम हो जाता है, फिर बनते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स बहुत डायामीटर कम होता है, तकरीबन 2 बल्कि 0.2 mm, बहुत कम होता है डायामीटर इनका। तो यहां पर आके ना डायामीटर बहुत कम हो जाता है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर ना एकदम बीपी ड्रॉप होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है दैट ड्रॉप्स इमीडिएटली। आर्टीरियोल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आर्टीरियोल्स हैं ये फर्दर मेटा आर्टीरियोल्स में ब्रेकअप होते हैं। मेटा आर्टीरियोल से बनते हैं थोरोफेयर चैनल्स, थोरोफेयर चैनल्स। फिर ये जो थोरोफेयर चैनल्स हैं ये कैपिलरीज बनाते हैं।
कैपिलरीज जो है वो फिर रीज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स, वेन्यूल से बनती हैं वेन्स जी, वेन से बनती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ये होता है। अच्छा, अब आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू डायामीटर। जितना ज्यादा डायामीटर होगा उतना ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये वेलोसिटी ऑफ ब्लड से। ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ब्लड के रेट ऑफ फ्लो भी होगा, स्पीड भी ज्यादा होगी। बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्लड फ्लो उतनी ज्यादा होगी और ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखें इसको कैसे समझते हैं। ये देखिए, ये एक चीज है, डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, और आप ये चेक करें कि जो है वो सरफेस एरिया जो है वो क्या है, कम। अब इतना ये है, लेकिन आप ये देखिए उतना ही एरिया ये भी कवर कर रहा है, लेकिन आप खुद बताएं इन दोनों में से क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा है? इसका। सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा सरफेस एरिया है, दोनों का डायमीटर तकरीबन सेम है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यही वो वजह है कि आर्टीरियोल्स में क्योंकि ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो वहां पर आकर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगेंस्ट ब्लड फ्लो। तो अगर हम देखें ना तो सिंपली ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? एओर्टा में, फिर आर्टरीज में, और फिर आर्टीरियोल्स में कम हो जाता है, और जो वेन्स होती है, कैपिलरीज होती हैं, उनमें बिल्कुल कम हो जाता है, और फिर वेन्स के अंदर में सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में वो दोबारा से जो प्रेशर है वो बिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो एओर्टा में दैट इज मैक्सिमम, एओर्टा में मैक्सिमम होता है। ये ऐसे ऐसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये करते हैं 120 और 80 को। 120 क्या होता है, सॉरी, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर कि जब हार्ट के चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और 80 क्या होता है? डायास्टोलिक प्रेशर। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये बेसिकली करते हैं डिटेक्ट, मेजर, सॉरी, ब्लड प्रेशर। तो हमें ये मिलता है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना वो नॉर्मल में मैक्सिमम 120 होता है, और डायस्टोलिक जो होता है जी वो होता है 80। ठीक है, तो एओर्टा में ज्यादा है, फिर आर्टरीज में थोड़ा सा कम हुआ, आर्टियोल्स में तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया, फिर कैपिलरीज में उससे भी कम हो गया, फिर आप ये देखिए वेन्यूल्स हो गई, वेन्स हो गई, लेकिन जो वेना केवास है ना उनके अंदर ये दोबारा से ऐसे बिल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखें तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो सबसे कम किसका होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है आर्टरीज का और वेना केवास का, ठीक है, उनका कम होता है, और आर्टीरियोल्स का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वेना केवास के अंदर और एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टीरियोल्स के अंदर कम होता है क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होता है। सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, ये ब्लड फ्लो जो है वो लीस्ट होती है ब्लड कैपिलरीज में, और अमंग आर्टरीज आर्टीरियोल्स में बहुत कम होती है। और जो आर्टीरियोल्स होते हैं ना वही क्या कॉज करवाते हैं? वेजोडाइलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन फॉर थर्मोरेगुलेशन। आपने होम्योस्टेसिस में डिटेल में पढ़ा कि थर्मोरेगुलेशन के लिए वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो जोन सी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो आर्टीरियोल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, सिंपल सी बात है कि एओर्टा में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्लड फ्लो कम होती है। लेकिन जैसे ही आर्टीरियोल्स में एकदम ब्रांचिंग होती है तो आर्टीरियोल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बढ़ जाता है, डायमीटर कम हो जाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो आर्टीरियोल्स को डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करवा के ब्लड फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करवाया जा सकता है। और अमंग वेन्स सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसमें होता है? वेना केवास में। तो ये हमारी बात हो गई है अबाउट ब्लड प्रेशर डिटेल में। स्फिग्मोमैनोमीटर के जरिए हम ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं।
तो इट वाज ऑल अबाउट द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा ना, दैट वुड बी लिम्फेटिक सिस्टम, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू।